एवरीवन, मेरा नाम आकाश है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे साइंस की। साइंस में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ साथ कंप्यूटर के क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, जो बेसिक से क्वेश्चन है, जो बार बार रेलवे एसएससी के एग्ज़ाम में रिपीट करते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स कहते हैं। भौतिक विज्ञान में द्रव्य, मैटर, एनर्जी तथा उसकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी की। स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती हैं? वे भौतिक राशियाँ, वे फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। परिमाण, रिजल्ट और मैग्नीट्यूड में अंतर होता है, ये याद रखिएगा। वो परिणाम होता है, वो रिजल्ट होता है। यहाँ परिमाण की बात कर रहा है, परिमाण। और दिशा नहीं होती है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। वो क्या कहलाती हैं? स्केलर क्वांटिटी कहलाती हैं। अगर उदाहरण देखेंगे तो अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो समय, ठीक है, इसका जो मात्रक होता है सेकंड, द्रव्यमान केजी, दूरी मीटर, विद्युत धारा एम्पियर, कार्य जूल। सारी चीज़ों को डिटेल में देखते चलेंगे दोस्तों, लेक्चर को पूरा देखना है। देखिए, एक जूल आपको बता देते हैं। एक जूल जो होता है वो 10⁻⁷ ERG होता है, अर्ग होता है, ठीक है। अर्ग यहाँ हिंदी में लिख देता हूँ, अर्ग होता है, क्योंकि जूल जो है ये MKS पद्धति में है, ठीक है। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि एक पद्धति से दूसरे पद्धति में मात्रकों को कैसे बदला जाता है। ये CGS पद्धति होती है, CGS, सेंटीग्राम सेकेंड, ठीक है। चाल की बात करेंगे। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। चीज़ों को समझिएगा, मेरी आवाज़ को समझिएगा, मेरे पढ़ाने के तरीके को समझिएगा, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय, समय, ठीक है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सदिश राशियाँ देखते हैं। सदिश राशियों की बात करेंगे। वे भौतिक राशियाँ होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, दिशा भी होती है। वो क्या कहलाती हैं? वो आपकी कहलाती हैं सदिश राशियाँ। सदिश राशियों में बात करेंगे वेग। वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, ठीक है दोस्तों। विस्थापन बटे समय, ये आपको याद रखना है। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन क्या होता है? इसका मात्रक जो होता है मीटर होता है। त्वरण की बात करेंगे तो वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। वेग परिवर्तन, तो हमने विस्थापन तक देखा था। विस्थापन के बाद हम त्वरण देखेंगे। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। इसका मात्रक जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। बीमा क्या होती है? बीमा भी बताते चलते हैं आपको, LT-2 होती है, ठीक है। बल की बात करेंगे तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। न्यूटन की बात करेंगे तो 1 न्यूटन, देखिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, 1 न्यूटन जो MKS पद्धति में होता है, 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ये आपको CGS पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है, CGS पद्धति में, ठीक है। संवेग की बात करेंगे। संवेग P होता है, P बराबर mv यानी मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा? आपका संवेग हो जाएगा। संवेग सदिश राशि होती है, ये आपको याद रखना है। यहाँ एक चीज़ और बता देते हैं, आवेग इम्पोर्टेंट है। आवेग I बराबर क्या होता है? इम्पल्स I बराबर FT, ठीक है। FT का मतलब है न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड इसका मात्रक होता है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। विभिन्न एंट्रेंस एग्जामों में पूछा गया है, रेलवे एसएससी सब में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ते चलते हैं। अगर आप
11th-12th में है, फिर भी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। किसी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या देखा, सदिश अदिश। सदिश क्या होती हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है सदिश। स्केलर क्या होती है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। एग्जाम्पल हमने देख लिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मूल मात्रक की, फंडामेंटल यूनिट की बात करते हैं। फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं, मूल मात्रक किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं होते, ठीक है। लंबाई, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर, केल्विन ताप का होता है, यहाँ लिख भी देते हैं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। विद्युत धारा, समय, द्रव्यमान, लंबाई और ताप। तो कितने हुए, ये हुए आपके 5। मूल मात्रक 7 होते हैं, तो हमने ये देख लिया, ठीक है। मूल भौतिक राशियों को मूल मात्रक कहते हैं। जो तीव्रता होता है कैंडेला होता है और पदार्थ की मात्रा मोल होती है, ठीक। ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य में हम देखेंगे सबसे पहले प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश वर्ष हमेशा याद रखिएगा, ये दूरी का मात्रक होता है। एक लीप ईयर LY जो होता है 9.46 गुणे 10 की घाते 15 मीटर होता है। एग्जामिनर फंसाने के लिए आपको क्या देता है, 9 गुणे 10 के 9.46 गुणे 10 के घाते 12 जब कर देगा तो यहाँ किलोमीटर कर देगा। 1 किलोमीटर क्या होता है, 1000 मीटर होता है। क्या होता है, 1 kg क्या होता है, यहाँ सॉरी kg नहीं, ये किलोमीटर है, ठीक है। अगर kg करेंगे तो ग्राम हो जाएगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा ये इसको हटा देते हैं, हमने गलत लिख दिया है, ठीक है। ये किलोमीटर हो जाएगा, ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा, किलोमीटर। 10 के घाते 12 रहेगा तो किलोमीटर हो जाएगा। और 1 किलोमीटर क्या होता है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर। वहीं 1 kg जो है 1000 ग्राम के बराबर होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें बिल्कुल मत भूलिएगा। लीप ईयर क्या होती है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी जो होती है वो प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणे 10 के घाते 15 मीटर होता है। अगर इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 9.46 गुणे 10 के घाते 12 हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। वहीं 1 kg बात करेंगे तो 1000 ग्राम के बराबर होता है। kg जो है MKS में है, ग्राम जो है वो आपका CGS पद्धति में मात्रक होता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। पार्सेक भी दूरी की इकाई होती है। बहुत बड़े मात्रक होते हैं, बहुत बड़े, देख सकते हैं 3.26 प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष हमने बताया 9.46 गुणे 10 के घाते 15 मीटर, उसमें 3.26 का गुणा करेंगे तो 1 पार्सेक आ जाएगा। अब बात करेंगे रिक्टर पैमाने का उपयोग। रिक्टर पैमाने का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है। 1 नैनोमीटर की बात करेंगे 10 के घाते -9 मीटर होता है। वहीं 1 एंगस्ट्रॉम की बात करेंगे तो 10 के घाते -10 होता है, ठीक है। 10 मीटर, ये बहुत छोटे मात्रक होते हैं। माइनस लगा है ना ऊपर, तो ये बहुत छोटे मात्रक होते हैं दूरी के। एक फर्मी भी यहाँ आपको बता देते हैं, क्योंकि फर्मी पूछा जाता है। फर्मी हम लिख देते हैं, फर्मी। एक फर्मी जो होता है 10 के घाते -15 मीटर होता है। ये दूरी का बहुत छोटा मात्रक है, क्योंकि पावर में माइनस लग जाने से बहुत छोटे मात्रक हो जाते हैं। 1 माइक्रोन भी 10 के घाते -6 मीटर के बराबर होता है। ये भी दूरी का छोटा मात्रक है, ठीक है। क्यों, माइनस लगा है ना, 10 के घाते 6 है। कभी कभी एग्जामिनर फंसाने के लिए आपसे क्या पूछता है, 1 माइक्रोन जो होता है कितना कैसा होता है, तो 1 माइक्रोन 1/1000 mm के बराबर होता है। 1 mm क्या होता है, 10 के घाते -3 मीटर। ये आपको समझते चलना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। SI मात्रक देख लेते हैं। लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर, ताप केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। ये मूल भौतिक राशि है, ये फंडामेंटल यूनिट है, ये आपको याद रखना है। लर्न इट, ठीक है।
ये आपको लर्न करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से बात कर लेते हैं एसआई मात्रक की। सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट 1972-73 में आई थी। भौतिक राशि बात करेंगे, उसके एसआई मात्रक की बात करेंगे तो लंबाई का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, द्रव्यमान का किलोग्राम हो जाएगा, समय का सेकेंड हो जाएगा, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, जो तीव्रता का कैंडला, पदार्थ की मात्रा मोल। ये आपको याद रखना है। बहुत ही बेहतरीन लेक्चर होने वाले। प्रचलित मात्रक देख लेते हैं कुछ जो फेमस मात्रक जो आपसे पूछे जाते हैं। ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन होता है। वायुमंडलीय दाब बार में मापते हैं। विद्युत प्रतिरोध मापते हैं ओम में। उष्मा कैलोरी में मापते हैं। विद्युत आवेश Q बराबर IT, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे का फिक्स क्वेश्चन है। ग्रुप डी का फिक्स क्वेश्चन है, Q बराबर IT, Q बराबर NE। और एक होता है V बराबर W/Q, स्मॉल q लिख दिया हमने। ये आवेश है, ये आपका कार्य है। ये अब V क्या है आपका विभवांतर, ये W क्या है कार्य, और Q क्या है आवेश। आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें बताई जा सकती हैं। तो आइए देखते हैं डीप में इसको थोड़ा सा। यहीं पे हम सब डाउट आपके क्लियर कर देते हैं, ठीक है। कूलाम जैसे देखिए हमने लिखा विद्युत आवेश, विद्युत आवेश को स्मॉल q या कैपिटल Q जिससे आप दर्शाना चाहें दर्शा सकते हैं। Q बराबर IT। विद्युत धारा और समय का गुणनफल जो होता है वो आपका विद्युत आवेश होता है, ठीक है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा एम्पियर, एम्पियर सेकेंड, क्या हो जाएगा एम्पियर सेकेंड। ये आपको याद रखना है। शक्ति P बराबर W/T, यानी जूल बटा सेकेंड जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो शक्ति का हो जाएगा। कार्य क्या होता है W वर्क, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, ये क्या हो जाएगा बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, तो ये न्यूटन मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर। वहीं बल की बात करेंगे, बल बराबर ma, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। कार्य जो है अदिश राशि है, ठीक है। बल क्या है सदिश राशि है। ये आपको याद रखना है। चलिए अब देख लेते हैं प्रमुख नियम और सिद्धांत जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पास्कल की बात करेंगे तो ये समान दिशाओं में समान बल लगाते हैं, यानी संतुलित या संतुलन में स्थित द्रव का दाब सभी दिशाओं में समान होता है। जैसे 3 डायरेक्शन में बात करेंगे, Px बराबर Py बराबर Pz। यूज कहाँ किया जाता है हाइड्रोलिक ब्रेक में। पास्कल की बात कर रहे हैं हाइड्रोलिक ब्रेक में। चलिए हुक के नियम की बात करेंगे। प्रत्यास्था सीमा के भीतर प्रतिबल विकृत के समानुपाती होती है। स्ट्रेस, स्ट्रेस यानी प्रतिबल को बोलते हैं स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, ये आपको याद रखना है। बायल की बात करेंगे तो निश्चित या नियत ताप पर गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/, इतना हो जाएगा, तो PV बराबर कांस्टेंट। यहाँ टेम्परेचर नियत होता है। इसका एक ट्रिक है BT CP GPT। BT CP GPT यानी बॉयल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, चार्ल्स में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ग्राहम में प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ देखते हैं। कोई वस्तु विरामावस्था में या समान वेग से चलती है तब तक चलेगी जब तब उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, ठीक है। द्वितीय नियम क्या कहता है, संवेग परिवर्तन की दर बाह्य बल के बराबर होती है। संवेग परिवर्तन del P/del T = F, संवेग परिवर्तन की दर बाह्य बल के बराबर होती है। ओम के नियम की बात करेंगे तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, और इसमें विभवांतर जो है धारा का अनुपात तो ये आपका क्या हो जाएगा V बराबर IR। R हमने यहाँ क्या लिया है कांस्टेंट लिया है, ठीक है, जिसको हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टॉपिक है
ध्वनि, प्रकाश एवं ऊष्मा, साउंड। ध्वनि तरंगों के प्रकार देख लेते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स देख लेते हैं। मध्यम के कण तरंग की दिशा में कंपन करते हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है वही हम आपके लिए लाए हैं, ये आपको याद रखना है। ध्वनि तरंगे कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती हैं। इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रांसवर्स वेव की। ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंगों की। तो माध्यम में कण तरंग लंबवत दिशा में चलते हैं। देखिए अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? प्रकाश कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश कैसी तरंगे होती हैं? प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ये आपको याद रखना है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैं बता देता हूँ। ये आरआरबी में पूछे गए सवाल हैं, 2-3 बार पूछा गया है। एक तो 2000 जो आपका 19 में एग्ज़ाम हुआ था, ये आपका ग्रुप डी का, रेलवे ग्रुप डी का, उसमें पूछा गया है, ठीक। अनुप्रस्थ। चलिए प्रतिध्वनि की बात कर लेते हैं। प्रतिध्वनि की बात करेंगे। ध्वनि के परावर्तक के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 16.6 मीटर होनी चाहिए, यानी अप्रॉक्सीमेटली हम 17 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। अनुरणन यानी रिवर्बेरेशन। बंद कमरों में ध्वनि के बार बार परावर्तन से उत्पन्न प्रभाव को अनुरणन कहते हैं, यानी रिवर्बेशन कहते हैं। सभागारों में थर्माकोल आदि का प्रयोग अनुरणन कम करने के लिए किया जाता है। एक प्रकार से ध्वनि जो कंपन करती है, गूंजती है, उसको कम करने के लिए। जैसे कह सकते हैं कि बहुत बड़ा हॉल है, उसमें वॉइस टकराए ना, तो उसके लिए हम थर्माकोल का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं ध्वनि की गति। ध्वनि की गति ठोस में अधिक होती है, जैसे स्टील। द्रव में कम होती है, गैस में सबसे कम होते हैं। निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं करती क्योंकि माध्यम नहीं होता है, वैक्यूम। कभी कभी दोस्तों अगर आपने एसएससी का एग्ज़ाम दिया होगा तो वैक्यूम की स्पेलिंग पूछी जाती है, VACWM, ये आपको याद रखना है, वैक्यूम। चलिए अब श्रव्यता की सीमा देख लेते हैं। श्रव्यता की सीमा क्या होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज ध्वनि तरंगे होती, श्रव्य तरंगे होती हैं, ऑडिबल होती हैं। 20 हर्ट्ज से कम अश्रव्य इंफ्रासोनिक होती हैं। 20,000 से ऊपर जो होती हैं अल्ट्रासोनिक होती हैं। पराश्रव्य तरंगों के उपयोग देख लेते हैं। पराश्रव्य तरंगों के उपयोग क्या क्या हैं? पराश्रव्य तरंगों के उपयोग क्या है? सोनार में प्रयोग किया जाता है, यानी साउंड नेगेवेशन एंड रेंजिंग। समुद्र की गहराई, ठीक है। मस्तिष्क ट्यूमर की जाँच, चिकित्सा विज्ञान में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। एक बार ये ऊपर वाला क्वेश्चन हम फिर से देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्रव्यता की सीमा को देख लेते हैं, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए 20 से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? ये हर्ट्ज जो है आवृत्ति होती है। क्या होती है? आवृत्ति। हर्ट्ज जो है वो आपकी आवृत्ति है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो ये हर्ट्ज जो है वो आवृत्ति होती है। तो 20 से 20,000 श्रव्य ध्वनि होती है। 20 हर्ट्ज से कम जो होती है अश्रव्य तरंगे होती हैं, और 20,000 से ऊपर जो होती है पराश्रव्य तरंगे होती हैं। और पराश्रव्य तरंगों का उपयोग हमने देखा सोनार, साउंड नेगेवेशन एंड रेंजिंग, समुद्र की गहराई, मस्तिष्क ट्यूमर की जांच, चिकित्सा विज्ञान में प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे लाइट की, प्रकाश की। प्रकाश की प्रकृति के बारे में बात की जाए तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है, मैंने पहले ही बताया। प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट डाउन करना ही करना है। वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निर्वात में इसकी चाल सर्वाधिक होती है, ठीक है। प्रकाश की चाल सबसे पहले रूमर पैमाने से मापी गई थी, ठीक है। प्रकाश की चाल की बात करेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कभी कभी क्या करता है 3 × 10⁸ 10 सेंटीमीटर सेकंड लिख देता है,
दोनों सेम ही हैं, ये आपको याद रखना है, दोनों सेम है, कोई कन्फ्यूजन नहीं पालना है आपको, क्योंकि चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, चलिए दृष्टि दोष से देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है दोस्तों? मायोपिया में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि की बात करेंगे, पास की वस्तुएं, नज़दीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। निकट दृष्टि दोष के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और दूर के लिए अनंत। ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद प्रेसोबायोपिया क्या होता है? ये बढ़ती आयु में होने वाला दोष है। द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। एस्टिग्मेटिज्म ये आई से संबंधित होती है, यहाँ लिख देता हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है। एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म जो है ये आई से रिलेटेड प्रॉब्लम है। बेलनाकार लेंस से उपचार किया जाता है, बेलनाकार लेंस से एस्टिग्मेटिज्म का इलाज किया जाता है। अब बात करेंगे दर्पण की, तो उत्तल दर्पण वाहनों के साइड मिरर में, सड़क सुरक्षा में हम किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। देखिए इम्पोर्टेंट आ गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अवतल दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर में, सेविंग मिरर में, जब कोई नाई बाल काटता है तो कौन से मिरर का उपयोग करता है? वो आपका कौन सा मिरर होता है दोस्तों? तो वो अवतल यानी कानकेव मिरर होता है। सर्च लाइट में। समतल दर्पण की बात करेंगे तो प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी रेलवे का पूछा गया सवाल है, आरआरबी में पूछा गया सवाल है। चलिए अब हम देखते हैं प्राइमरी कलर की। प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं? आरबीजी या आरजीबी, लाल, हरा, नीला। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल की होती है, 7800 एंगस्ट्रॉम, लगभग 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी की होती है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, जिसको हम विबग्योर से जानते हैं, विबग्योर से जानते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वेवलेंथ मैक्सिमम किसकी होती है? मैक्सिमम रेड की होती है, सबसे कम वायलेट की होती है, ये आपको याद रखना है। हीट की बात करेंगे, हीट क्या होता है? देख भाई, हीट ऊर्जा का वह रूप जो तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफ़र हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है, वो ऊष्मा कहलाती है। एसआई इकाई जूल होती है, सीजे कैलोरी होती है। ठीक, ये आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये आपका है, एक कैलोरी जो होता है वो 4.186 जूल और 1 जूल जो होता है 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। तापमान का मापक सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन में किया जाता है। इसका एक फार्मूला होता है C/5 F-32/9 K-273/5 R/4 सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर, ये आपको याद रखना है। और हमेशा याद रखना है कि -40 डिग्री पर ये आपके सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। ठीक है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं कितने डिग्री पर? -40 डिग्री पर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होता है? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन। चलिए अब देख लेते हैं मानव शरीर का सामान्य तापमान। डिग्री सेंटीग्रेड में 37, फ़ारेनहाइट में 98.6, 310 केल्विन में, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट की, तो थर्मामीटर तापमान यानी लोअर टेम्परेचर मेजर करने के लिए, जैसे बॉडी का टेम्परेचर होता है। पायरोमीटर क्या करते हैं? उच्च तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे 1500 डिग्री के ऊपर के तापमान के लिए हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। सिस्मोग्राफ क्या होता है? भूकंप मापने के लिए। लक्समीटर क्या होता है? प्रकाश तीव्रता। विस्कोमीटर क्या होता है? श्यानता। ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे
उष्मा गति, न्यूटन के नियम, गुरुत्वाकर्षण। हीट की बात करेंगे, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य तापमान स्थिर बनाए। थर्मोस्टेट क्या होता है? इक्वल टेम्परेचर के लिए प्रयोग किया जाता है, इक्वल टेम्परेचर के लिए प्रयोग किया जाता है। थर्मोस्टेट समान तापमान बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आपने मिल्टन या सेलो की बोतल देखी होगी, उसमें थर्मोस्टेट होता है जिसमें पानी ठंडा रहता है। ठीक। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है क्योंकि निम्न तापमान पर जीवाणु और फफूंद निष्क्रिय हो जाते हैं। ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे जल एवं भाप की। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप द्वारा उत्पन्न जलन 100 डिग्री सेंटीग्रेड के जल की अपेक्षा अधिक गंभीर होती है क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है भाप से जलना और गर्म पानी से जलना जो खतरनाक है वो भाप से जलने वाली है क्योंकि उसकी गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। तेज हवा वाली रात में ओस कम बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर अधिक होती है। अब हम बात करेंगे गुप्त ऊष्मा की, लेटेंट हीट की बात करेंगे। गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? बर्फ़ की गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी बटे ग्राम होती है, 80 कैलोरी बटे ग्राम होती है, ये आपको याद रखना है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, जलन यानी जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 540 कैलोरी बटा ग्राम। गलनांक क्या होता है? वह निश्चित ताप पर जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होता है गलनांक कहलाता है, गलन कहलाता है, और जिस ताप पर ये गलता है उसे गलनांक कहते हैं। अशुद्धियों का प्रभाव, सामान्यतः अशुद्धियाँ मिलाने पर गलनांक कम हो जाता है, बर्फ में नमक मिलाने से गलनांक घट जाता है। चलिए टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। इसको काट देते हैं। -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ह्यूमन टेम्परेचर 37, 98.6, 310। थर्मामीटर, थर्मामीटर में मरकरी की बात कर लेते हैं। Hg 80। डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट मरकरी लिक्विड मेटल होता है। क्या होता है? लिक्विड मेटल होता है। लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में एक लिक्विड मेटल है जो सामान्य ताप पर है, वो मरकरी है यानी पारा है। सीने बार जो होता है पारा होता है, Hgs, ये भी याद रखना है आपको, सीने बार। सारी चीज़ें एक ही लेक्चर में हम बता देंगे आपको ताकि कभी दिक्कत ना हो। और डेंसिटी की बात करेंगे। डेंसिटी 13.6 × 10⁻³ kg/m³। डेंसिटी क्या होती है? देखिए डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी मास अपान वॉल्यूम होती है, ये आपको याद रखना है, kg/m³। ये सब सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। Hg याद कर लेना है, डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। डेंसिटी क्या होती है? मास अपान वॉल्यूम होती है, लिक्विड मेटल होता है। मरकरी सामान्य ताप पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड मेटल होता है। डेंसिटी कितनी होती है? 13.6 10⁻³ होती है। इसका अयस्क होता है, Gs होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे वृत्तिगत की। वृत्तिगत क्या होती है? वृत्ताकार पथ पर समान चाल से चलने वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा समान होती है। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा कहलाती है। काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। देखिए काइनेटिक एनर्जी, थोड़ा सा इंग्लिश भी जानने की कोशिश करिएगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² जूल होता है इसका मात्रक, ये आपको याद रखना है। डायमेंशन भी बता देते हैं, mL2T-2। कहीं से भी क्वेश्चन आए आप कर लेंगे, mL2T-2। चलिए स्पर्श रेखी वेग क्या होता है? वृत्ति पथ के प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे। यह प्रक्षेप का क्षैतिज परास अधिकतम हो तो प्रक्षेपण कोण 45 अंश होता है, यानी हम कोई भी चीज़ 45 अंश के कोण पे फेंकेंगे तो वो अधिक दूरी तक जाएगी, ये आपको याद रखना है। न्यूटन के नियम की बात कर लेते हैं। प्रथम नियम की बात कर लेते हैं। वो जब कोई वस्तु अपनी अवस्था नहीं बदलती जब तक उस पर कोई वायु बल ना लगे। द्वितीय नियम क्या कहलाता है? संवेग परिवर्तन की दर वायु बल के बराबर होती है, ये आपको याद रखना है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, थर्ड लॉ होता है। थर्ड लॉ के एग्जाम्पल देख लेते हैं। बंदूक से गोली चलाना
क्या करना, बंदूक से गोली चलाना, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद रॉकेट का उड़ना। अब बात करते हैं बल की। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल। सबसे मजबूत बल की बात करेंगे तो प्रबल नाभिकीय बल हो जाएगा। सबसे कमज़ोर बल गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण की बात करेंगे तो ये अदिश राशि होती है। गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं आप, ठीक है। दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। F बराबर गुरुत्वाकर्षण नियतांक, F बराबर G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर। डायमेंशन की बात करते हैं तो m-1 L³ T-2। ठीक। जी की बात करेंगे तो ये अदिश राशि होती है, ये आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अदिश राशि होती है। इसकी वैल्यू जो होती है 6.67 गुणे 10 के घाते -11। ये जी है, हमेशा याद रखिएगा। न्यूटन मीटर बटे kg स्क्वायर जो है ये कैपिटल जी है। आप ये मत समझिएगा एफ है, इसका मात्रक तो न्यूटन होता है। ये हम कैपिटल जी की बात कर रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसकी वैल्यू बदलती नहीं है। स्मॉल जी की वैल्यू बदलती है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। 6.67 गुणे 10 के घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर m-1 L³ T-2 डायमेंशन होती है। ये एक अदिश राशि है, ये आपको याद रखना है। सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया। अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य में पृथ्वी से पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पलायन वेग ऐसा वेग होता है जब कोई वस्तु फेंकते हैं तो वो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है, वो वापस लौट के नहीं आती, तो पलायन वेग कहलाती है। v बराबर √2gr। ठीक है। घर्षण बल देख लेते हैं। घर्षण के कारण चलना संभव होता है। बाइक सड़क पर नियंत्रित रहती है। ब्रेक कार्य करते हैं। हानि क्या होती है, मशीनों के भाग घिसते हैं, ऊर्जा का नुकसान होता है। घर्षण कम करने के उपाय क्या हैं, तेल एवं ग्रीस का प्रयोग, बॉल बियरिंग का प्रयोग घर्षण कम करने के उपाय हैं। अब महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। बर्फ की गलन गुप्त उष्मा 80 कैलोरी बटा ग्राम, जल की वाष्पन गुप्त उष्मा 540 कैलोरी बटा ग्राम, -40 डिग्री सेंटीग्रेड जो बराबर होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के। पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अधिकतम रेंज प्राप्त करने के लिए 45 अंश के कोण पे हमें फेंकना होगा कोई वस्तु। न्यूटन का द्वितीय नियम F बराबर ma या संवेग परिवर्तन की दर वायु बल के बराबर होती है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। केपलर के नियम से शुरुआत करते हैं। केपलर ने 3 नियम दिया, ग्रह से संबंधित 3 नियम दिया, ग्रह से रिलेटेड 3 नियम दिया। पहला नियम क्या था कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार यानी इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। सूर्य तथा उनके एक फोकस पे होता है। ठीक है। द्वितीय नियम क्या होता है, कोणीय संवेग संरक्षण नियत रहता है। ये भी हम कह सकते हैं, यानी कह सकते हैं ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। तृतीय नियम क्या था कि ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी औसत त्रिज्या के तृतीय घात के समानुपाती होता है, यानी परिक्रमण काल t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r³। ये आपको याद रखना है। ग्रहों से संबंधित नियम किसने दिया था, केपलर ने दिया था। पलायन वेग हमने पढ़ लिया 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें। व्यक्तिगत करने के लिए वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्री बल कहते हैं। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना, मोटर जो साइकिल होती है, मोड़ पर साइकिल चालक का झुकना, ये किसका कारण है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। इसका एक फार्मूला लिख देते हैं हम। F बराबर mv²/r। r आपकी त्रिज्या हो जाएगी, v क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा, m क्या हो जाएगा, आपका द्रव्यमान हो जाएगा, r रेडियस हो जाएगी। ठीक, बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, केंद्र से बाहर की ओर अनुभव होने वाले काल्पनिक बल को अपकेंद्री बल कहते हैं। कपड़े सुखाने की मशीन अपकेंद्री बल पर होती है।
ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। दूध से मक्खन निकालना अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये याद रखना है, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अपकेंद्रण के थियरी पर ये काम करता है। डाई क्लीनिंग जो मशीन होती है वो भी अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब हम बात करेंगे घर्षण की, ठीक है। घर्षण फ्रिक्शन फोर्स क्या होते हैं? दो सतहों के संपर्क में होने वाले उनकी सापेक्ष गति का विरोध करने वाला बल फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। चलना संभव होता है किसके कारण? लिखना संभव होता है घर्षण बल के कारण। ब्रेक कार्य करते हैं, माचिस जलती है किसके कारण? घर्षण के कारण। घर्षण की हानियाँ देख लेते हैं क्या क्या होती हैं। तो घर्षण की हानियाँ जो होती है दोस्तों, वो मशीन के भाग घिसते हैं, ऊर्जा की हानि होती है, टायर घिस जाते हैं, ये फ्रिक्शन की लॉस है। घर्षण कम करने के उपाय क्या हैं? तेल, ग्रीस, बॉल बियरिंग का प्रयोग करना घर्षण को कम किया जाता है, ठीक है। हीट की बात करेंगे, अच्छे व बुरे अवशोषक, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, ये किरचॉफ ने कहा था। काला रंग क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, इसीलिए ठंड में कहा जाता है काले कपड़े पहनिए और गर्मी में सफ़ेद कपड़े पहनिए। ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक सफ़ेद रंग होता है, यानी ऊष्मा का अच्छा उत्सर्जक सफ़ेद रंग, ऊष्मा का खराब अवशोषक सफ़ेद रंग, ठीक है। ऊष्मा का अच्छा परावर्तक, ये आपको याद रखना है। अब ब्लैक बॉडी की बात करेंगे, यानी कृष्णपिंड की बात करेंगे। जो वस्तु अपने ऊपर पड़ने वाली समस्त किरणों को पूर्णतः अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, उसे कृष्णपिंड कहते हैं। जैसे कोई मान के चलिए कोई पार्टिकल है, कोई वस्तु है, उस पर जो विकिरण पड़ेगी वो एब्जॉर्ब कर लेगी, सोख लेगी, तो उसे ही ब्लैक बॉडी कहते हैं, ठीक है। ऊष्मा संचरण की विधियाँ देख लेते हैं। चालन है यानी कंडक्शन है, तो ये ठोसों में होता है, लोहे की छड़ को गर्म करना। संवहन द्रव्य गैसों में होता है, पानी का गर्म होना। विकिरण क्या होती है? ये माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा इसी विधि से पहुंचती है। किस विधि से पहुंचती है? रेडिएशन विधि से पहुंचती है, ये आपको याद रखना है। चलिए, जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी बटा ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होती है। सभी सामान्य पदार्थों में जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। जल धीरे धीरे गर्म होता है, जल धीरे धीरे ठंडा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट तथ्य की। ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ऊनी कपड़े शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। बादल वाली रात साफ रात की अपेक्षा गर्म होती है। पृथ्वी ऊष्मा की खराब अवशोषक व खराब विकिरक मानी जाती है। कमरों में पंखा चलाने से कमरे का तापमान कम नहीं होता, केवल ठंडक का महसूस होता है, ठीक है। चलिए फिर से आ गया। पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये आपको याद करना है। मैंने बार बार इसलिए लिया है ताकि आपको याद हो जाए चीज़। काला रंग सर्वोत्तम अवशोषक होता है, सफ़ेद रंग सर्वोत्तम परावर्तक होता है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण के द्वारा आती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी बटा ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। घर्षण कम करने के लिए तेल, ग्रीस या बॉल बियरिंग का प्रयोग करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी, ये अब हमको पढ़ना है। वर्क पावर एनर्जी, ये तो मैंने बता ही दिया है कि W बराबर Fs होता है, यानी बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन न्यूटन मीटर। ये होता है 1 जूल, जो होता है 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। अर्ग CGS पद्धति में कार्य का मात्रक है। जूल जो होता है MKS पद्धति या SI पद्धति में मात्रक होता है। ये आपको याद रखना है, ये आप आगे देख सकते हैं। अब बात करेंगे एनर्जी की। एनर्जी क्या होती है? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा के प्रकार गतिज ऊर्जा हमने बताया 12 mv² होता है, के बराबर 12 mv²। एक रिलेशन होता है संवेग और काइनेटिक एनर्जी में, p²/2m काइनेटिक एनर्जी, ये आपको याद रखना है। ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12 mv² याद रखना है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु में गति के कारण जो एनर्जी स्टोर होती है वो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। चलिए पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण यानी पोटेंशियल के कारण जो एनर्जी रहती है वो आपकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, Pe बराबर mgh।
ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती ना बनाई जा सकती, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र की जा सकती है, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। शक्ति की बात करेंगे, P बराबर VI एक होता है और P बराबर FV होता है और एक पर P बराबर W/T होता है। यहाँ बल है, ये आपका वेग है, यहाँ विभवांतर है, यहाँ आपका हो गया विद्युत धारा है। ये तीनों याद करना है आपको। मात्रक क्या होता है? वाट होता है। मात्रक क्या होता है? वाट होता है। अन्य मात्रक की बात करेंगे, एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। एक मीटरी HP, एक मीटरी हार्स पावर कितना होता है? 735 वाट के बराबर होता है। सिंपल मशीन्स क्या होती हैं? वे यंत्र जो कम बल लगाकर अधिक कार्य करने में सहायता करते हैं। उत्तोलक, वे सरल मशीनें कहलाती। उत्तोलक देख लेते हैं। उत्तोलक क्या होता है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक आलंब बीच में होता है। उदाहरण कैंची, कैंची जो प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। प्लास, तराजू, ये प्रथम प्रकार के। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक की बात करेंगे, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक की बात करेंगे तो भार बीच में होता है। ठीक है, भार बीच में होता है। सरौता, सरौता जिसे सुपारी वगैरह काटते हैं, सरौता जो है ये द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है? प्रयास जो होता है बीच में होता है। चिमटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है तृतीय प्रकार के उत्तोलक का। पुली, भारी भार उठाने के लिए हम पुली का प्रयोग करते हैं, दिशा परिवर्तन में सहायक होती है। पहिया एवं धुरी, साइकिल। तो देखते हैं मशीन की दक्षता। ठीक है दोस्तों, मशीन की दक्षता के बारे में बात करेंगे। मशीन द्वारा प्राप्त उपयोगी कार्य एवं दिए गए कार्य के अनुपात को दक्षता कहते हैं। ठीक है, दक्षता इफिशियंसी होती है। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। एक हार्स पावर 746 वाट होता है, जबकि एक मीटरी, मैं लिख देता हूँ मीटरी HP हार्स पावर, इसका मतलब हार्स पावर 735 वाट के बराबर होता है। 735 वाट के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। गतिज ऊर्जा की बात करेंगे तो हाफ mv², इसका मात्रक जूल हो जाएगा। किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे तो mgh हो जाएगा। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में कैंची प्लास आते हैं, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में ठेला आता है और सरौता आता है। सरौता, सरौता आपको याद रखना है, सरौता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सरौता तृतीय प्रकार के उत्तोलक में मानव हाथ आता है, चिमटा आता है। चिमटा, चिमटा, ये आपको याद रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ में आए हुए हैं। सिंपल से क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ। और मैंने ऊपर बता भी दिया है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। कार्य की एसआई इकाई जूल होती है। 1 जूल 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? जूल/सेकंड भी होती है। वाट शक्ति की यूनिट, ये आपको याद रखना है। रिलेशन क्या होता है कार्य और शक्ति में? तो कार्य और शक्ति में रिलेशन होता है, पावर को P से और वर्क को W से डिनोट किया जाए तो W/T जो होता है ये आपका शक्ति कहलाता है, जूल/सेकेंड। ये आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वन लाइनर क्वेश्चन है। ये रेलवे SSC UPSSC पेट वन लाइनर के क्वेश्चन है। कार्य की एसआई इकाई जूल होती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। शक्ति की इकाई वाट होती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है ऊर्जा नष्ट नहीं की जा सकती है, वो एक फार्म से दूसरे फार्म में कन्वर्ट की जा सकती है। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। कैंची जो है ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। ठेला जो है वो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। ठेला जिसमें 4 पहिए होते हैं, जिसमें रेडी लगाते हैं लोग। ठीक, मनुष्य का हाथ तृतीय प्रकार का उत्तोलक है, ये आपको याद रखना है। चिमटा तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आता है। चिमटा, चिमटा जो है तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आता है, ये हमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। विद्युत धारा की बात करेंगे तो विद्युत धारा को अगर हम I से डिनोट करें तो V/R, यानी विभवांतर
इसको विभवांतर बोलते हैं। विभवांतर और प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध या प्रतिरोध का जो अनुपात होता है वो धारा कहलाता है। वोल्ट बटा ओम, विभवांतर का मात्रक वोल्ट बटा ओम, वोल्ट बटा ओम, ठीक है। वोल्ट बटा ओम क्या कहलाता है? ये विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा एक मूल मात्रक है। और रिलेशन अगर हम बात करें आवेश और धारा में, तो Q बराबर IT होता है, ठीक है। Q बराबर IT, ये क्या है? एक अदिश राशि है, ठीक। ये एक अदिश राशि है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा? एम्पियर हो गया। विद्युत आवेश हमने बता दिया, और विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम हमने ये ऊपर ही बता दिया था। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। विभवांतर की बात करेंगे, विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। दो बिंदुओं के बीच प्रति इकाई आवेश पर किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। ये मैंने बता दिया है। विभवांतर क्या होता है? V बराबर W/Q, ये आपका कार्य है, ये आपका आवेश है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? जूल बटा कूलाम। जूल बटा कूलाम आपका क्या कहलाता है दोस्तों? विभवांतर कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम कहता है। ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, तो V बराबर IR। R क्या है? यहाँ पे विद्युत प्रतिरोध है, जो कि एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, ठीक है। यही हो जाएगा ओम का नियम। और प्रतिरोध का मात्रक हम लोग जानते हैं, ओम होता है। ये रिलेशन आप देख सकते हैं। प्रतिरोध, विद्युत शक्ति मैंने बता दी, विद्युत ऊर्जा बताई है VIT। देखिए एक इम्पोर्टेंट यहाँ क्वेश्चन है, कमर्शियल यूनिट जो होती है विद्युत ऊर्जा की, वो क्या होती है? किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर आपको बता देते हैं। 1 किलोवाट आवर 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। किलोवाट आवर है तो ये मत समझिएगा कि ये समय का हो जाएगा। किलोवाट आवर जो है ये जूल का हो जाएगा। 3.6 × 10⁻6 जूल, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक यूनिट 1 किलोवाट घंटा बराबर होती है। देखिए BTU कैसे निकलेगी? देखिए वाट गुणे घंटे, वाट गुणे घंटे बटे 1000, वाट गुणे घंटे बटे 1000 एक यूनिट निकलती है, ठीक है। कितने दिन जल रहा है, कितने समय के लिए जल रहा है, कितने वाट का है, तो यहीं से निकलती है 1 यूनिट। चलिए मैग्नेटिज्म देख लेते हैं। चुंबकत्व क्या होता है? चुंबक क्या होता है? वे पदार्थ जो लोहे, निकिल, कोबाल्ट को आकर्षित करते हैं चुंबक कहलाते हैं, ठीक है। उत्तर ध्रुव, नॉर्थ पोल, दक्षिण यानी साउथ पोल। नियम देख लेते हैं। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सेम पोल जो होता है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान ध्रुव जो होते हैं, डिफरेंट पोल जो होते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी एक विशाल चुंबक है। पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। कंपास की सुई उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही रेयर पूछे जाते हैं। चलिए विद्युत मोटर देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। डायनामो पूछा गया, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर की बात करेंगे तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। और डायनामो क्या करता है? डायनामो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये डायनामो हो जाएगा। जनरेटर क्या होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ट्रांसफार्मर क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा AC पर कार्य करता है, वोल्टेज बढ़ाने या घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। चलिए महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
धारा की एसआई इकाई एम्पियर होती है, आवेश की एसआई इकाई कूलाम होती है, प्रतिरोध एसआई इकाई ओम होती है, विभवांतर की वोल्ट होती है, शक्ति की वाट होती है, एक यूनिट 1 किलोवाट आवर होता है, 1 किलोवाट आवर 3.6 गुणे 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। विद्युत मोटर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जनित्र क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने डीप में बता दिया, इसलिए यहाँ पे चर्चा सिर्फ इतना ही करेंगे कि इनकी यूनिट क्या होती है, कौन सी अदिश है, कौन सी सदिश है। आपको हमेशा याद रखना है जो विद्युत आवेश होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, ओम का नियम किसने दिया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए रेलवे में भी पूछा गया, एसएससी में भी, यूपीएससी पेट में भी पूछा गया है, क्योंकि पेट का नोटिफिकेशन जुलाई में आ जाएगा। ठीक है, ओम का नियम किसने दिया था, जॉर्ज साइमन ओम ने। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर, विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलाम होती है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा किसके बराबर होती है, 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। 1 किलोवाट आवर कितना होता है, 3.6 गुणे 10⁻⁶ जूल। ये आपको याद रखना है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत मोटर या मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जनित्र क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री की, हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा केमिस्ट्री का क्वेश्चन। केमिस्ट्री, लेवासिए इसके खोज करता है, लेवासिए। ठीक है, ये केमिस्ट्री के खोज करता थे, ये आपको याद रखना है दोस्तों। खोजकर्ता कौन थे, लेवासिए। रसायन विज्ञान क्या होता है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ की संरचना, गुण, संगठन तथा उनमें शामिल या उनमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। अब बात करेंगे पदार्थ की, यानी मैटर क्या होता है। ठीक, जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं 3 होती हैं और आधुनिक अवस्थाओं में 2 अवस्थाएं और जोड़ी गई हैं, प्लाज्मा और पोस्ट आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो वैसे जनरली हम लोग 3 ही पढ़ते हैं, ठोस, द्रव और गैस। और उसके बाद अगर बात करें आधुनिक अवस्थाओं की, यानी मॉडर्न स्टेट की, तो 2 और जुड़ गई हैं, जिसमें प्लाज्मा और पोस्ट आइंस्टीन संघनन या कंडेंसेट शामिल है। अब हम देख लेते हैं पदार्थ के गुण, यानी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर देख लेते हैं। ठोस का देखते हैं सबसे पहले, इसका निश्चित आकार होता है और निश्चित आयतन होता है, कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। ठोस की बात कर रहे हैं दोस्तों, ठोस की बात कर रहे हैं। ठोस में क्या होता है, इनका निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है, कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। द्रव की बात कर लेते हैं, लिक्विड की बात कर लेते हैं। जैसे पानी है, किसी बर्तन में रखोगे तो वो बर्तन में फैल जाएगा, मतलब उसका आकार वो कर लेगा। तो निश्चित आयतन तो होता है कि इतना द्रव है, लेकिन निश्चित आकार नहीं होता है। जिस बर्तन में रखोगे उसका आकार ले लेता है, तो निश्चित आकार नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है, वही मैंने बताया। अब बात करेंगे गैस की, बात करेंगे तो गैस का न निश्चित आकार होता है, न निश्चित आयतन होता है, कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है, तो ये गैस हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करेंगे परमाणु की, तो परिभाषा देख लेते हैं। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो उसके रासायनिक गुणों को बनाए रखता है परमाणु कहलाता है, एटम कहलाता है, ये आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था, जॉन डाल्टन। किसने दिया था दोस्तों, जॉन डाल्टन ने दिया था। अब हम बात करेंगे परमाणु के मूल कण। एक तरफ है कण, एक तरफ है खोजकर्ता और आवेश। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने की थी। ऋणात्मक आवेश होता है, और ऋणात्मक आवेश की खोज किसने की थी, तो ये की थी रॉबर्ट। ऋणात्मक जो आवेश था, रॉबर्ट मिलिकन ने इसकी खोज की थी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बताता हूँ कहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। रॉबर्ट मिलिकन, ये मिलिकन है, ठीक है।
मिल्कन, यहाँ लिख देता हूँ मिल्कन, ठीक है, रॉबर्ट मिल्कन। ये क्वेश्चन यूपी जेई में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है और आरआरबी जेई में पूछा गया है। तीनों में पूछा गया क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉम्सन ने किया था, लेकिन जो इस पर ऋणात्मक चार्ज होता है उसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट मिल्कन ने की थी। ये आपको याद रखना है। प्रोटॉन पर क्या होता है? धनात्मक आवेश होता है, इसकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन चैडविक ने खोज की थी, जेम्स चैडविक ने खोज की थी। ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज की। इलेक्ट्रॉन के चार्ज यानी आवेश की बात करेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और मास की बात करेंगे इसके, तो इसका मास क्या हो जाएगा? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। इसको ऐसे भी लिखते हैं 9.1 × 10⁻28 ग्राम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये एक आवेश कितना हो जाएगा इसका? 1.6 × 10⁻19 कूलम। द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होता है? शून्य होता है, कोई चार्ज नहीं होता। द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 1.675 × 10⁻27 किलोग्राम। अब हम बात करेंगे परमाणु क्रमांक की, एटॉमिक नंबर की बात करेंगे दोस्तों। एटॉमिक नंबर क्या होता है? देखिए, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। प्रोटॉन, इसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद द्रव्यमान संख्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को, यानी जो प्रोटॉन है आपका और न्यूट्रॉन का जो योग है वो आपका क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या या एटॉमिक वेट, इसको एटॉमिक वेट भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समस्थानिक की बात कर रहा है। आइसोटोप्स में मैंने बहुत बार लेक्चर में बात किया है, समस्थानिक पूछे जाते हैं क्वेश्चन, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, खास तौर पर जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री पूछा जाता है, केमिस्ट्री खास तौर पे पूछा जाता है, जैसे यूपी जीकअप का हुआ, यूपी सीनेट का हुआ, यानी आप बीएससी नर्सिंग का दे रहे हैं, नीट का पेपर दे रहे हैं, तो यहाँ से समस्थानिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समस्थानिक से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेलवे में पूछे जाते हैं, एसएससी में पूछे जाते हैं। तो ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, यानी ए भिन्न हो और परमाणु क्रमांक जेड क्या हो? समान हो, वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन हो गया 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2, ट्राइटियम 1H3, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन बता देते हैं, जो प्रोटियम होता है इसके नाभिक में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। न्यूट्रॉन की संख्या अगर पूछ ले प्रोटियम में कितना होता है, तो 0 होता है। एक ही तत्व है जिसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, वो हाइड्रोजन हो जाएगा। 3 समस्थानिक हमने पढ़ लिया, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक है। ड्यूटेरियम का प्रयोग यानी D2O, इसी से बनता है आपका भारी जल D2O। भारी जल का वेट कितना होता है? एटॉमिक वेट की बात कर रहे हैं, मैं लिख देता हूँ पूरा, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ट्राइटियम क्या है? रेडियो एक्टिव है। ट्राइटियम 1H3 क्या है? रेडियो एक्टिव है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब संभारिक आ गया, ठीक है। संभारिक में क्या हो जाएगा? आइसोबार लिखा है, तो हमेशा याद रखिएगा जब आइसोबार की बात आ जाती है तो इसमें क्या होता है ना, यानी जो आपका ए है द्रव्यमान संख्या बराबर होगी, लेकिन परमाणु क्रमांक यानी जेड जो होगा वो अलग अलग होगा।
ए जो है वो समान रहेगा, लेकिन ये आपका जेड जो है भिन्न भिन्न रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए 18 AR 40 19 के 40 और 20 CA 40। ठीक, ये आपका हो गया आर्गन, पोटेशियम यानी के और कैल्शियम। अब कैसे निकालेंगे? तो ए बराबर जेड प्लस एन से निकालेंगे। तो ऊपर वाला क्या होता है, यहाँ पे जो 40 है ये आपका ए होता है। ए यानी मास नंबर या एटॉमिक वेट, ये आपको याद रखना है। तो ये बराबर रहते हैं आइसोबार में। अणु बात कर लेते हैं। अणु क्या होता है? दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोजन से बना कण अणु कहलाता है, जैसे H2O2 N2 H2O CO2। तत्व की बात कर लेते हैं। तत्व क्या होता है? तत्व क्या होता है? तत्व वह शुद्ध पदार्थ जिसे रासायनिक विधियों द्वारा और सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता है, वो तत्व कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, लोहा, ये आपके तत्व कहलाते हैं। यौगिक की बात करते हैं। यौगिक क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने वाले बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। जैसे H2O आपका, H2O की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसकी शेप जो होगी वो कैसी होगी? शेप जो होगी दोस्तों एंगुलर बनेगी। अगर लुईस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो O दो इसमें लोन पेयर बचेंगे, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। एंगुलर शेप बनेगी, ये आपको याद रखना है। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण किसी भी अनुपात में होते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ का भौतिक मिश्रण। भौतिक मिश्रण यानी किसी भी अनुपात में मिलना आपका क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। जैसे वायु क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। जैसे बात करेंगे नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन आपका 78% होगा, ऑक्सीजन 21% अप्रॉक्स। ऑक्सीजन कितना होगा? और CO2 कितना होगा? एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं 0.03%। ये आपको याद रखना है। हम एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है फिर से। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन ने दिया था। स्थिर अनुपात का नियम प्राउट ने दिया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। परमाणु क्रमांक की खोज परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ए बराबर जेड प्लस एन होता है। H2O क्या है? यौगिक है। वायु क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है, किसी भी अनुपात में रहते हैं। चलो, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। और परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, यानी जेड बराबर P। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा पीरियोडिक टेबल से। पीरियोडिक टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अगर केमिस्ट्री पढ़ना है तो इनऑर्गेनिक पढ़िए, वो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल से ही सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? मोजले ने किया था, HGJ मोजले। और परमाणु क्रमांक इसका आधार था। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं, 18 समूह हैं, ये आपको याद रखना है। आवर्त सारणी के जनक डिमिट्री मेंडलीव कहा जाता है। और इनका क्या था? आधार क्या था? इनका आधार था एटॉमिक वेट। ये क्या किए थे? परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को संयोजित किया था, यानी रखा था।
चलिए मेटल की बात कर लेते हैं। मेटल क्या होते हैं? मेटल क्या होते हैं? एक विशेष चमक होती है, ये चमकदार होते हैं और ये विद्युत और ऊष्मा के कंडक्टर होते हैं, सुचालक होते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है और ये डक्टाइल मेटल होते हैं, मैलिएबल भी होते हैं, सामान्य ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे आपका सोना Au, Ag, कॉपर, लोहा, ठीक। नहीं, इसका कभी कभी लैटिन नेम पूछ लेता है, ठीक है। लैटिन नेम, लैटिन नेम क्या हो जाएगा? औरम, औरम। चलिए नॉन मेटल देख लेते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं? विद्युत की कुचालक होती है, ब्रिटल मटेरियल होते हैं, चमक नहीं होती है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन। मेटलॉइड क्या होते हैं? जिनमें धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वे उपधातु कहलाते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। और सिलिकॉन का प्रयोग थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। और अब बात करते हैं सबसे हल्की धातु की। सबसे हल्की धातु जो हो जाएगी दोस्तों, वो क्या कौन सी हो जाएगी? वो आपकी लिथियम हो जाएगी। यानी लिथियम क्या है? अल्कली मेटल है। कौन सी मेटल है? अल्कली मेटल होती है। इसके डायगोनल रिलेशन की बात करेंगे तो लिथियम का मैग्नीशियम के साथ होता है, बेरिलियम का एल्युमिनियम के साथ होता है और बोरान का सिलिकॉन के साथ होता है। डायगोनल रिलेशनशिप यानी तिरछा रिलेशनशिप किसके साथ होता है? यानी द्वितीय आवर्त के तत्व तृतीय आवर्त के उन तत्वों के गुणों के साथ मिलते हैं, तो यही आपका विकर्ण संबंध हो जाता है, ठीक है। क्योंकि लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम के साथ मिलती है, बेरिलियम की एल्युमिनियम के साथ मिलती है, बोरान का सिलिकॉन के साथ मिलता है। देखिए यहाँ पे सबसे कठोरतम धातु गलत दिया है, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है? हीरा होता है। मो स्केल से क्या मेजर करते हैं? मो स्केल एक होती है जिसपे हार्डनेस पता करते हैं। तो मो स्केल पर डायमंड जो होता है ना, वो 10 होता है। तो इसलिए ये सबसे कठोर, अगर नेचुरल मटेरियल की बात करेंगे तो डायमंड हो जाएगा। और डायमंड के शेप की बात करेंगे तो टेट्राहेड्रल होगी, चतुष्फल की। टेट्राहेड्रल, 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 ये आपको याद रखना है कि डायमंड का शेप कैसे होगा? टेट्राहेड्रल। और हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा होगा, संकरण क्या हो जाएगा? sp3 संकरण हो जाएगा। सबसे अच्छी विद्युत चालक धातु सिल्वर होती है, AgNO3 का प्रयोग चुनावी निशान के लिए किया जाता है। आपको याद रखना है ये चुनावी निशान, किसमें? चुनावी निशान। चुनावी निशान में किसका प्रयोग किया जाता है? आपका चांदी का प्रयोग किया जाता है। सबसे अच्छी ऊष्मा चालक धातु कौन सी है? सिल्वर, Ag होती है। अब देखते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिश्र धातु एलॉयज देख लेते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं अथवा धातु एवं अधातु के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। हमारा मिश्र धातु में सबसे पहले पीतल आएगा। जितने भी हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, पहले से बता दे रहा हूँ भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ये, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं बता दे रहा हूँ, SSC में भी आया है, RRB में भी आया है ये क्वेश्चन। पीतल की बात करेंगे तो कॉपर प्लस जिंक। कांसा की बात करेंगे जिसे ब्रॉन्ज कहा जाता है, कॉपर प्लस Sn। स्टील की बात करेंगे तो Fe प्लस C। स्टेनलेस स्टील की बात करेंगे तो लोहा, क्रोमियम, निकिल और कार्बन। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जर्मन सिल्वर पूछा जाता है। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, चांदी नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, दसों बार पूछा गया है कि जर्मन सिल्वर में कौन सी मेटल नहीं होती है, कौन सी धातु नहीं होती है? तो Ag नहीं होती, सिल्वर, चांदी नहीं होती है। इसमें क्या होता है? कॉपर, जिंक, निकिल होता है। कॉपर, जिंक, निकिल, कॉपर, जिंक, निकिल, यानी तांबा, जस्ता,
निकिल, कापर जिंक निकिल जर्मन सिल्वर में होता है, सिल्वर नहीं होता है। ये आपको याद रखना है। मैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल बॉन्डिंग देते हैं। वे बल जो परमाणुओं को एक साथ बांधे रखते हैं रासायनिक बंध कहलाते हैं। आयनिक बॉन्ड की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफर्स के द्वारा बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो आपका क्या कहलाता है, आयनिक बॉन्ड कहलाता है। इसमें ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉनों का, जैसे NaCl है, ठीक। तो Na प्लस किस में हो जाएगा, क्योंकि इसके वायतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक हो जाएगा। और Cl को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन अस्थायी स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए, अपने आप को स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो इस पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बॉन्ड बनते हैं वो आपके आयनिक बॉन्ड कहलाते हैं। NaCl, MgO, CaCl2 विशेषता क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, और ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। सहसंयोजक बंध ये म्यूचुअल बनता है, ठीक है, पारस्परिक साझेदारी से जो बंध बनता है वो आपका सहसंयोजक बॉन्ड कहलाता है। जैसे H के साथ O के साथ N का ट्रिपल बॉन्ड। ये भी मैं बता दूं, जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है दोस्तों, तीनों एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया क्योंकि एकल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में 1 पाई 1 सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई 1 सिग्मा। ये आपको याद रखना है। चलिए एसिड की बात कर लेते हैं। गुड़ स्वाद खट्टा होता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है, ये आपको याद रखना है। pH वैल्यू 7 से कम होती है एसिड की, ये तो आपको पता ही होगा। 7 रहेगा तो आपका उदासीन हो जाएगा, 7 से अधिक रहेगा तो ये क्षारीय हो जाएगा, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए। क्षार क्या करता है, लाल को नीला कर देता है। NaOH KOH CaOH का होल ट्वाइस, इसको कहते हैं स्लैग्ड लाइन। ये आपको याद रखना है। इसको बुझा चूना कहते हैं, बुझा चूना। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है RRB में। आगे बढ़ते हैं, pH वैल्यू देख लेते हैं। ये तो हमने बता दिया, pH 7 रहेगा तो उदासीन होगा, pH 7 से कम रहेगा तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। आवर्त सारणी के जनक मेंडलीव कहे जाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के मुजले कहे जाते हैं। इसका बेस क्या था, परमाणु क्रमांक था। और आवर्त सारणी के जनक जो मेंडलीव हैं, इसका बेस क्या था, किसके बढ़ते हुए क्रम में रखा था इन्होंने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है, सबसे कठोर धातु ये देखिए क्रोमियम, यहाँ पे गलत ये है, ठीक है, इसको मैं काट देता हूँ, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। सबसे अच्छी चालक धातु चांदी होती है। पीतल क्या होता है, कापर और जिंक होता है, कापर और जिंक होता है। कांसा क्या होता है, कापर और टीन एसन होता है। उदासीन विलयन 7 होता है। ये सब तो मैंने बता ही दिया है। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। फिर उसके बाद ये कुछ फार्मूले देख लेते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड जिसे रसायनों का राजा कहा जाता है। नाइट्रिक एसिड HNO3 कहा जाता है। एसिटिक एसिड क्या होता है, सिरका को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है, सिरका को कहा जाता है। क्षार क्या होते हैं, वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। मैंने इसको बता दिया है आपको। लवण क्या होते हैं, अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ। उदासीनी अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ लवण कहलाते हैं। देखिए एक अम्ल लिया मैंने HCl, एक लिया मैंने क्षार NaOH, क्रिया से क्या बनेगा, लवण NaCl बनेगा और जल। हमेशा याद रखिएगा ये आपका एसिड है, ये आपका बेस है। अम्ल तथा क्षार की उदासीनी यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जो बनता है वो आपका क्या कहलाता है, लवण
कहलाता है, लवण में NaCl आपका साधारण नमक कहलाता है, H2O वाटर कहलाता है। H2O की शेप जो होती है वो एंगुलर होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और बात करें H2O का एटॉमिक वेट जो होता है वो आपका 18 होता है। ठीक, ये आपको याद रखना है। ये मैंने बता दिया एग्जाम्पल। सूचक इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या होता है? किसी रासायनिक प्रक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी देते हैं। किसी केमिकल रिएक्शन है उसके पूर्ण होने की, कंप्लीट होने की जानकारी सूचक कहलाते हैं। प्राकृतिक सूचक लिटमस हल्दी, कृत्रिम सूचक फिनाल्फेथलीन मेथिल ऑरेंज। देखिए एसिडिक मीडियम यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। फिनाल्फेथलीन का ए से एसिडिक मीडियम हो जाएगा, बी से बेसिक मीडियम। फिनाल्फेथलीन का एसिडिक मीडियम में कलर कैसा होता है? कलर यहाँ लिख देता हूँ कलर। तो ये क्या हो जाएगा? कोई कलर नहीं होता, कलरलेस। और पिंक। क्षारीय माध्यम में क्या होता है? यहाँ बेसिक लिख देते, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। अम्लीय माध्यम में क्या होता है? कलरलेस होता है। बेसिक मीडियम में क्या होता है? पिंक होता है। मेथिल ऑरेंज क्या होता है? लाल होता है। और पीला किस में होता है? बेसिक मीडियम में। मेथिल ऑरेंज की बात कर रहे हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए अब महत्वपूर्ण गैसें देख लेते हैं। महत्वपूर्ण गैसों की बात करेंगे। O2 की खोज जो जोसेफ प्रिस्टले ने की थी, इसका उपयोग श्वसन में किया जाता है, ठीक है। वायुमंडल में 21% नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। अमोनिया निर्माण में किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की आग बुझाने में, प्रकाश संश्लेषण में ड्राई आइस कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है। यूपीपीसीएस में भी पूछा गया ये क्वेश्चन है। ड्राई आइस CO2। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। सबसे हल्की गैस होती है, अत्यधिक ज्वलनशील होती है, इसलिए गोताखोर इसका प्रयोग नहीं करते। इसकी जगह पे हीलियम का प्रयोग करते हैं, इनर्ट गैस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो इनफ्लेबल होती है, मतलब अज्वलनशील होती है, इसलिए गोताखोर ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग करते हैं। चलिए अमोनिया की बात कर लेते हैं। अमोनिया NH3 होता है, इसमें संकरण जो होता है sp3 होता है। 107 अंश इसका बॉन्ड एंगल होता है। और पिरामिडल इसकी शेप होती है, पिरामिडल इसकी शेप होती है। जल में अत्यधिक घुलनशील होती है। अमोनिया का निर्माण हैबर विधि से किया जाता है। हैबर विधि जो फेमस है उससे किया जाता है, हैबर विधि से। ये भी मैंने आपको बता दिया। उर्वरक निर्माण में किया जाता है, रेफ्रिजरेशन में किया जाता है। क्लोरीन की बात करेंगे। क्लोरीन जो है हल्के पीले रंग की गैस होती है। क्लोरीन का निर्माण डिकन प्रोसेस से किया जाता है। डिकन विधि से क्लोरीन का निर्माण किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, डिकन प्रोसेस से क्लोरीन का निर्माण किया जाता है। इसमें कैटालिस्ट क्या होते हैं? कैटालिस्ट किसी रासायनिक अपक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक, इसको बोलते हैं उत्प्रेरक, ठीक है। इसमें क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, CuCl2 का प्रयोग किया जाता है। क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग कैटालिस्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर की बात कर लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl2 जल शुद्धिकरण में इसका प्रयोग किया जाता है। दो विधियां हैं, एक हेजन क्लेवर विधि, हेजन क्लेवर विधि होती है। दूसरी बैचमान विधि होती है। ये आपको याद रखना है। ओजोन की बात करेंगे तो ओजोन वान मैमर ने खोज की थी। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये मैंने पहले ही बता दिया। इसकी मोटाई किस में मापते हैं? थिकनेस किस में मेजर करते हैं? थिकनेस मेजर जो करते हैं वो आपका डॉप्सन में करते हैं। डॉप्सन में इसकी थिकनेस मेजर करते हैं। इसके लिए प्रोटोकॉल बनाया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। ये UV रे से प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्ट किससे करती है? प्रोटेक्ट हमारे शरीर को किससे करती है? UV रेस, अल्ट्रावायलेट रे से करती है, ठीक है। अंटार्कटिका यानी ये समताप मंडल में है, ठीक है, समताप मंडल।
ये भी आपको याद रखना है। जल मैंने कह दिया, रंगहीन होती है, कलरलेस होती है और ऑर्डरलेस होती है। कठोर जल की बात करते हैं, कठोर जल आसानी से झाग नहीं बनाता, ये आपको याद रखना है। कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण होता है, ये मैंने देख ही लिया। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन 21% होता है, शुष्क बर्फ CO2 होती है, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है, लेकिन ज्वलनशील होने के कारण गोताखोर समुद्र में जाते वक्त इसका उपयोग नहीं करते हैं। ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग करते हैं। ओजोन की बात करेंगे, यूवी किरणों से रक्षा करती है। क्लोरीन की बात करेंगे, जल शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है। शुष्क बर्फ जो होता है, ड्राई आइस CO2 होता है। CO2 की बात करेंगे तो एटमॉस्फेयर में 0.03% पाया जाता है। ये सारी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। अब हम देखेंगे बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। बायोलॉजी की खोज यानी जीव विज्ञान की खोज अरस्तु को माना जाता है। ठीक है, अरस्तु को माना जाता है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवधारियों और उनके जीवन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, वनस्पति विज्ञान जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस कहलाते हैं। सेल की खोज किसने की थी, ये भी आपको याद रखना है। सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 में किया था। कॉर की पतली काट में कोशिकाओं को देखा था, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन तथा स्वान ने दिया था, ये आपको याद रखना है। स्लाइडेन तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कोशिका क्या होती है, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। सभी जीवों कोशिकाओं में बने होते हैं। कोशिका के प्रकार की बात करेंगे, कोशिका के प्रकार की जब बात चलेगी तो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, बैक्टीरिया होता है। और यूकैरियोटिक कोशिका होता है, स्पष्ट केंद्रक होता है। प्रोकैरियोटिक में केंद्र झिल्ली नहीं होती है, क्या नहीं होती, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। यूकैरियोटिक में क्या होती है, स्पष्ट केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है इसमें। ठीक है, पौधे एवं जंतु। जीवाणु में क्या होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। तो ये आपको याद रखना है दोनों एग्जाम्पल। उसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स बात करेंगे। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कार्य क्या है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहलाता है। अनुवांशिक पदार्थ का भंडारण यानी स्टोरेज क्या कहलाता है, आपका केंद्रक कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट उपनाम पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहलाती है। प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है राइबोसोम को। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कही जाती है। ठीक है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल क्या कहा जाता है, अपशिष्ट पदार्थों का पाचन लाइसोसोम करता है, ये आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैं लाया हूँ वो आरआरबी में पूछे गए हैं। थोड़ा तेज इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत क्वेश्चन है अभी। ठीक है, गाल्जी काय का कार्य क्या होता है, सिक्रेशन। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या होता है, पदार्थों का परिवहन। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, केवल पौधों में पाया जाता है। कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण। वर्णक क्लोरोफिल होता है, इसमें मैग्नीशियम होता है जिसके कारण पत्तियां हरी रहती है। कोशिका झिल्ली क्या होता है, कार्य की बात करेंगे पदार्थों के आवागमन को कंट्रोल करना होता है। ठीक है, सेमी परमिएबल। साइटोप्लाज्म क्या होता है, कोशिका के अंदर जेलीनुमा पदार्थ जो होता है, सभी कोशिकाएं क्रियाएं यही होती हैं। टिश्यू की बात करेंगे, समान संरचना एवं कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहते हैं। हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन कहलाता है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी क्या कहलाता है, ऊतक स्टडी। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। प्लांट टिश्यू क्या होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होते हैं, वृद्धि होते हैं। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, संरक्षण होते हैं, भोजन संग्रहण करते हैं। एनिमल टिश्यू क्या होता है, इपीथेलियल टिश्यू क्या होता है, शरीर की सुरक्षा करता है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, रक्त अस्थि उपस्थित करता है। पेशी मस्कुलर टिश्यू कार्य क्या होता है, गति करता है। और नर्वस टिश्यू क्या करता है, संदेशों का संचार करता है।
अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो हेडिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम कहलाती है। सुसाइडल बैग लाइसोसोम कहलाती है। ये आपको याद रखना है। क्लोरोफिल हरित लवक होते हैं जिसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियां हरी होती। अर्धपारगम झिल्ली कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने किया था। ये आपको याद रखना है। और केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका का पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम, आत्मघाती थैली लाइसोसोम कहलाती है। और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? हरित लवक में पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक। पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन को सरल व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। पाचन की शुरुआत, पाचन की प्रक्रिया मुख से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से प्रारंभ होती है। लार में टाइलिन पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। टाइलिन एंजाइम क्या होते हैं? मूलतः प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? मूलतः प्रोटीन होते हैं। ये स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, ये आपको याद रखना है। स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। C6H10O5। ये स्टार्च का फार्मूला होता है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए स्टमच की बात करेंगे। जठर रस गैस्ट्रिक जूस होता है। आमाशय में निम्न पदार्थ पाए जाते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। पेप्सिन एंजाइम होता है। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम मूलतः प्रोटीन होता है, ठीक है। रेनिन क्या होते हैं? बच्चों में पाया जाता है। कार्य क्या है? प्रोटीन का पाचन। लीवर की बात कर लेते हैं हम। महत्वपूर्ण तत्व, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? लीवर होती है। कौन होती है? लीवर होती है। पित्तरस क्या होता है? बाइल जूस। लीवर क्या होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। उसके बाद पैनक्रियाज होती है, सेकंड नंबर पे आती है। पहले नंबर पे लीवर आता है, ठीक है। सेकंड पे आएगा आपका पैनक्रियाज, पैनक्रियाज, ठीक है। बाइल जूस यही बनाता है। लीवर 8 पार्ट में होता है, ठीक है। बिलीरुबिन के कारण क्या होता है? बिलीरुबिन जब बढ़ता है तो जॉन्डिस हो जाता है। जॉन्डिस, बिलीरुबिन, जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? जॉन्डिस। ये क्या करता है? वसा के पाचन में सहायता करता है। पैनक्रियाज क्या करता है? पाचन एंजाइम का स्राव करता है। इंसुलिन निर्माण में पैनक्रियाज मदद करता है, ठीक है। छोटी आंत की बात करेंगे। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। पोषक तत्वों का अवशोषण भी छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। बड़ी आंत का कार्य क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। मल का निर्माण बड़ी आंत करती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ठीक। नासिका, ग्रसनी, श्वास नली, फेफड़े। दायां फेफड़ा 3 खंड होता है, बायां फेफड़ा 2 खंड होते हैं। लंग्स की बात करेंगे। श्वसन की इकाइयों की बात करेंगे। एल्वियोली, तो गैसों का आदान प्रदान यही होता है। रक्त की बात करेंगे। रक्त एक क्या है? संयोजी। रक्त क्या है? ब्लड क्या है? एक संयोजी ऊतक होता है। पीएच वैल्यू की बात कर लेते हैं। 7.4 होता है। क्षारीय होता है, कम क्षारीय होता है। क्षारीय होता है लेकिन कम क्षारीय होता है, ठीक। चलिए घटक देख लेते हैं, कंपोनेंट ऑफ ब्लड देख लेते हैं। प्लाज्मा की बात करेंगे। रक्त का तरल भाग होता है, लगभग 55% होता है। लाल रक्त कणिकाएँ आरबीसी होती है। कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन होता है। वर्णक क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, Fe पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। निर्माण स्थल बोन मैरो कहलाता है। जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी की बात करें, श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या होता है? रोगों से रक्षा करती है। बॉडी सोल्जर कहलाती है, ठीक है। प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का जमाना होता है। प्लेटलेट्स वैसे बॉडी में कितना रहना चाहिए? तो 1.5 लाख टू 450, 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होना चाहिए, ठीक है।
रक्त समूह की खोज किसने की थी? ये सभी को पता होगा। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड ने की थी। रक्त 4 वर्गों में होता है, ए बी, बी ओ, ठीक है। ओ को क्या कहा जाता है? नीचे देखेंगे, ओ को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी एक्सेप्टर जो है ए बी को कहा जाता है। यूनिवर्सल डोनर जो है वो ओ को कहा जाता है। देखिए, यूनिवर्सल डोनर जो मैंने बताया ना, यूनिवर्सल डोनर क्या है? ओ रक्त समूह होता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्या होता है? ए बी होता है। ये दोनों क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन होता है। कमी से अनामिया रोग होता है। एनीमिया लोहे यानी ब्लड की कमी हो जाती है तो एनीमिया होता है। फोलिक एसिड वगैरह दिया जाता है, विटामिन B12 वगैरह दिया जाता है खून को बढ़ाने के लिए, फोलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। दूसरे नंबर पे पैनक्रियाज होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि का भार कितना होता है? 1.5 kg होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। बॉडी सोल्जर कहा जाता है। 2 से 4 दिन होता है, इसका टाइम पीरियड होता है, डे होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या होता है? रक्का थक्का बनाती है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड ने की थी। सार्वत्रिक दाता ओ कहलाता है। सार्वत्रिक ग्राही ए बी कहलाता है, ठीक। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड ने किया था। सार्वत्रिक दाता ओ कहलाता है। सार्वत्रिक ग्राही कौन है? ए बी होता है। होमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे ये ह्यूमन हार्ट की बात करेंगे तो हार्ट एक पेशी मस्कुलर अंग होता है जो रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। जार्विक 7 एक कृत्रिम हृदय होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ था इसलिए मैं बता रहा हूँ। हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। लगभग सामान्य व्यक्ति का हृदय प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। और जो हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। देखिए, 4 चैम्बर होते हैं। ट्रिपल एम लिख लेते हैं। इसमें 4 चैम्बर होते हैं। आदमी, तीन, 2, मेढक में 3, मछली में 2। ये आपको याद रखना है, ट्रिपल एम से 4, 3, 2, क्योंकि ये पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। मेढक में 3 चैम्बर होते हैं, मछली में 2 चैम्बर होते हैं और मैन में 4 चैम्बर होते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए, हृदय के कक्ष की बात कर लेते हैं। तो दायां अलिंद यानी राइट एट्रियम क्या होता है? शरीर में अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। दायां क्या करता है? अशुद्ध रक्त फेफड़ों तक पहुंचाता है। बायां अलिंद क्या करता है? फेफड़ों में शुद्ध रक्त पहुंचाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कहलाता है? शुद्ध रक्त पूरे शरीर में भेजता है। मानव हृदय की संरचना 4 कोष्ठी होती है, 4 कक्षें होती है। हृदय को घेरे रखने वाली झिल्ली को पेरिकार्डियम कहते हैं। जो हार्ट होती है वो एक झिल्ली होती है, उसको क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम आपकी झिल्ली होती है जो हार्ट को घेरे रहती है। रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन की बात करेंगे, विलियम हार्वे ने खोज किया था, ठीक है। विलियम हार्वे ने खोज किया था। आर्टरीज, धमनियाँ क्या होती हैं? ये हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। विशेषता क्या है? सामान्य शुद्ध रक्त ले जाती हैं। फुफ्फुस, धमनी, सिराएं कार्य क्या है? शरीर में रक्त को हृदय तक लाती हैं। विशेषता क्या है? सामान्य शुद्ध रक्त लाती हैं। रक्तचाप की बात करेंगे, 120/80 होता है। सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, सिस्टोलिक बटे डायास्टोलिक, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, 120/80 mg/Hg, ठीक है। रक्तचाप मापने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो स्फिग्मोमैनोमीटर कहलाता है, ये आपको याद रखना है। लसिका की बात करेंगे तो विशेषता क्या है? रंगहीन द्रव होता है, शरीर की प्रतिरक्षा में सहायता करता है। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की यानी विसर्जन तंत्र की। विसर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर के अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। किडनी की बात करेंगे, मानव शरीर में 2 किडनियाँ होती हैं, ठीक है। कार्य क्या होता है? रक्त का शोधन होता है, मूत्र निर्माण होता है। 120 लीटर फिल्टर करती है 24 घंटे में, ठीक है। 24 आवर्स में फिल्टर कितना करती है? 180 लीटर जल, ठीक है।
और किडनी की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन्स कहलाती है। मुख्य घटक क्या होते हैं? यूरिया, यूरिक अम्ल, जल। कृत्रिम विक्र डायलिसिस, यानी जब किडनी खराब हो जाती है तो डायलिसिस एक प्रक्रिया की जाती है। विक्र खराब होने पर रक्त को कृत्रिम रूप से शुद्ध किया जाता है, डायलिसिस कहलाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। त्वचा की बात करेंगे। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। कार्य क्या होता है? शरीर की रक्षा, ताप नियंत्रण। फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। मानव रक्त की खोज विलियम हार्वे ने की थी। मानव हृदय 4 कक्षीय होता है। सामान्य रक्तचाप जो होता है 120/80 होता है। इसको हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कहते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। विक्र की इकाई नेफ्रॉन होती है। रक्त शोधन का कार्य विक्र करता है। किडनी 180 लीटर वाटर प्यूरिफायर करता है। रक्त जो है 180 लीटर फिल्टर करता है एक दिन में। 2 किडनियाँ होती हैं, उसकी संरचना इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। नेफ्रोलॉजी गुर्दे का अध्ययन कहलाता है, यानी किडनी का अध्ययन कहलाता है। ये आपको याद रखना है। ये सब तो हमने पढ़ लिया। सीएनएस, नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। तंत्रिका तंत्र शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सीएनएस होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र पीएनएस होता है। ब्रेन की बात करेंगे। मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? प्रमस्तिष्क होता है, सेरिब्रम होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। बुद्धि, स्मरण शक्ति एवं सोचने का कार्य क्या करती है? सेरिब्रम करती है। सेरिब्रम को बुद्धि का केंद्र कहा जाता है। अनुमस्तिष्क क्या होती है? सेरिबेलम क्या होता है? शरीर का संतुलन बनाए रखता है, मांसपेशियों के कार्यों का समन्वय करता है। मेडुला ऑब्लोटा क्या होता है? ये श्वसन, हृदय गति, रक्तचाप का नियंत्रण मेडुला ऑब्लिगेटा करती है। ठीक है, न्यूरॉन क्या होती है? तंत्रिका की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, संदेशों का आदान प्रदान यही करती है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? नियंत्रण केंद्र होता है। उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? वे ग्रंथियाँ जिनमें नलिकाएं नहीं होती हैं, जो सीधे रक्त में हार्मोन छोड़ती हैं, वो आपकी क्या करती है? एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? उपनाम मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ये कार्य क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। दिमाग में पाई जाती है, यानी मस्तिष्क में पाई जाती है। थायराइड की बात करेंगे। थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स रिलीज करता है। कमी से घेगा रोग हो जाता है। इलाज किससे किया जाता है? 53I131 से। 53I131 लैंड। मेरी हेड राइटिंग पे मत जाइएगा दोस्तों, बहुत बेकार है। 53I131। ये घेघा रोग, जिसको ग्वाइटर बोला जाता है। गले के नीचे क्या होता है? सूजन आ जाती है। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। पैराथायराइड हार्मोन्स क्या होता है? कैल्शियम का नियंत्रण करता है। ठीक है, पैनक्रियाज क्या करता है? हार्मोन्स इंसुलिन का नियंत्रण करता है। कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है? हार्मोन्स होता है। एड्रिनल तो कार्य क्या होता है? आपातकालीन परिस्थितियों में शरीर को तैयार करना होता है। इमरजेंसी हार्मोन्स किसको कहा जाता है? इमरजेंसी हार्मोन्स एड्रिनल ग्लैंड को कहा जाता है। इमरजेंसी हार्मोन्स। जनन ग्रंथियों की बात करेंगे। पुरुष में टेस्टोस्टेरोन होता है, महिला में एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, हार्मोन्स एवं रोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह होता है। थायरॉक्सिन की कमी से घेघा होता है। वृद्धि हार्मोन्स की कमी से बौनापन आता है। वृद्धि हार्मोन्स की अधिकता से दानवता आती है, गैगनेटिज्म। ठीक है, दैत्य। विटामिन की बात कर लेते हैं। विटामिन की खोज फंक ने की थी, 1902 में की थी। विटामिन ए रतौंधी होती है, रेटिनॉल कहलाता है। विटामिन B1 क्या कहता है? बेरीबेरीथायमिन होता है। विटामिन सी स्कारबिक एसिड। ठीक है, विटामिन डी रिकेट्स होता है। विटामिन ई प्रजनन से संबंधित है। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। अब मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग देख लेते हैं। प्रमस्तिष्क होता है, शरीर का संतुलन। अनुमस्तिष्क करता है। मास्टर ग्लैंड पीयूष ग्रंथि जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है। इमरजेंसी हार्मोन्स एड्रिनल कहलाता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। आयोडीन की कमी से घेघा होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। कैल्सीफेरॉल, विटामिन टोकोफेरॉल। ठीक है, मास्टर ग्लैंड हमने ये सब पढ़ लिया। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। अब हम देखेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फाइजियोलॉजी पौधों में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं का अध्ययन पादप शरीर विज्ञान कहलाता है। पर फोटोसिंथेसिस क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से भोजन का निर्माण करते हैं, फोटोसिंथेसिस कहलाते हैं। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल आवश्यक घटक। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल H2O
और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन O2। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण हम देख लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, 6 CO2 हो जाएगा प्लस 6 H2O एरो हो जाएगा। ठीक है, C6H12O6 और 6O2, ये आपका केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का स्थान देख लेते हैं। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट कहलाता है, क्लोरोफिल होता है। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, पौधों के वायु भागों से जल का वाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। कार्य क्या है, पौधों को ठंडा रखना। जल एवं खनिजों का परिवहन होता है। स्टोमाटा क्या होता है, कार्य देख लेते हैं। गैसों का आदान प्रदान स्टोमाटा कहलाता है, यानी रंध्र। वाष्पोत्सर्जन होता है। स्थान क्या होता है, पत्तियों की सतह पर। रेस्पायरेशन क्या होता है, भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन का स्थान माइटोकॉन्ड्रिया होता है। प्लांट टिश्यू की बात करेंगे, विभज्योतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, कार्य होती वृद्धि होती है। प्रकार देख लेते हैं, शिरस्थ विभज्योतक होते हैं, अंतर्वेशी विभज्योतक होते हैं, पार्श्व विभज्योतक होते हैं। ठीक है, परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे, प्रकार देख लेंगे, साधारण अस्थायी ऊतक होता है और जटिल अस्थायी ऊतक होता है। अगर ब्लड की बात करेंगे, संयोजी ऊतक होता है ब्लड। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखना है, ब्लड संयोजी ऊतक होता है। पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है ब्लड का। जाइलम की बात करेंगे, जल एवं खनिजों का परिवहन होता है। फ्लोएम का कार्य क्या होता है, भोजन का परिवहन होता है। पादप हार्मोन्स यानी प्लांट हार्मोन्स। ऑक्सिन कार्य क्या होता है, पौधों की वृद्धि। जिबरेलिन क्या होता है, तने की लंबाई बढ़ाना। साइटोकाइनिन क्या होता है, कोशिका विभाजन। एब्सिसिक अम्ल क्या होता है, ABA वृद्धि को रोकना। उपनाम क्या होता है, ग्रोथ इनहिबिटर। एथिलीन क्या होता है, फलों को पकाना। एथिलीन क्या है, C2H4। एथिलीन क्या है, फलों को पकाना। ये आपको याद रखना है। पौधों में पोषण की बात करेंगे, स्वपोषी। ऑटोट्रोपिक क्या होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हरे पौधे जैसे होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हेटेरोट्रोपिक क्या होते हैं, डिपेंड ऑन अदर होते हैं, जैसे जंतु, कवक, फंगस। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ फंगस, अध्ययन। अध्ययन क्या कहलाता है, काम, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कार्य क्या है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में बदलना। चलिए जीवाणुओं की बात कर लेते हैं। राइजोबियम होता है। प्रकाश संश्लेषण का स्थान, हरित लवक होता है। क्लोरोफिल हरा वर्णक होता है। जाइलम क्या, जल का परिवहन होता है। फ्लोएम क्या होता है, भोजन का परिवहन होता है। एथिलीन फलों को पकाने वाला हार्मोन्स होता है। ग्रोथ इनहिबिटर क्या होता है, ABA होता है। रंध्र क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है, दोबारा नहीं पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन देख लेते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान नई संतति उत्पन्न करते हैं या संतान उत्पन्न करते हैं, प्रजनन कहलाते हैं। प्रजनन के प्रकार क्या होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, इस प्रकार के प्रजनन में केवल एक जनक भाग लेता है। और बाइनरी फिजन में क्या होता है, अमीबा, पैरामीशियम। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से मलेरिया होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मुकुलन क्या होता है, बडिंग ईस्ट होती है। ठीक है, हाइड्रा होता है। लैगिंग प्रजनन क्या होता है, एक प्रकार के प्रजनन नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है। निषेचन फर्टिलाइजेशन क्या होता है, नर एवं मादा युग्मकों के संलयन यानी फिशन को निषेचन कहते हैं। जाइगोट क्या होता है, निषेचन के बाद बनने वाली कोशिका। मानव प्रजनन क्या होता है, मानव जनन अंग। विषण क्या होता है, टेस्टिस। कार्य क्या होता है, शुक्राणु निर्माण, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण। महिला जनन अंग क्या होता है, ओवरी, अंडाशय। कार्य क्या होता है, अंडाणु का निर्माण, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का निर्माण। जेनेटिक्स की बात करेंगे, वंशागति में विभिन्नताओं का अध्ययन अनुवांशिकी कहलाता है। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल थे। मेंडल ने मटर के पौधों पर सबसे पहले प्रयोग किया। इन्हें अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। जीन क्या है, वंशागति की मूल इकाई को जीन कहते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। ठीक है, जीन गुणसूत्र पर आधारित होते हैं। मानव में गुणसूत्र 46 यानी 23 जोड़े होते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, जो समझाने वाली चीज़ है, लैंगिक गुणसूत्र की बात करेंगे तो पुरुष XY होता है, महिला XX होता है। पुरुष क्या होता है, XY होता है। DNA का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जेम्स वाटसन ने किया था, ये आपको याद रखना है। वाटसन तथा क्रिक ने किया था। ठीक है, दोनों ने किया था। ने DNA की द्विकुंडली संरचना का वर्णन किया था।
आरएनए क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। इवोल्यूशन क्या होता है? जीवों में समय के साथ होने वाले क्रमिक परिवर्तनों को विकासवाद कहते हैं। विकासवाद के जनक चार्ल्स डार्विन थे। प्रसिद्ध सिद्धांत नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण था। प्रसिद्ध पुस्तक ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो थी चार्ल्स डार्विन की थी, पुस्तक थी। ये भी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक, ये आपको याद रखना है। फॉसिल्स क्या होते हैं? प्राचीन जीवों के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। फॉसिल्स की एज किससे ज्ञात करते हैं? तो यहाँ कार्बन डेटिंग से ज्ञात किया जाता है। 6-6-12 कार्बन डेटिंग से ज्ञात किया जाता है फॉसिल्स की आयु। रॉक्स की एज किससे ज्ञात करते हैं? रॉक्स की एज 92 U 235 से ज्ञात करते हैं, यानी यूरेनियम डेटिंग से प्राप्त करते हैं। ये आपको याद रखना है। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल थे। विकासवाद के जनक चार्ल्स डार्विन थे। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज थे। मानव में गुणसूत्र 46 होते हैं। पुरुष XY होते हैं, महिला XX होती है। DNA की संरचना वाटसन तथा क्रिक ने दिया था। जीन वंशांग की इकाई होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे डिजीज़ पढ़ेंगे, रोग पढ़ेंगे। ठीक है, शरीर की सामान्य कार्यप्रणाली में गड़बड़ी को रोग कहते हैं। ठीक है, संक्रामक रोग होता है एक, यानी कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। संक्रामक रोग एक रोग जो दूसरे व्यक्ति से फैलते हैं, जैसे हैजा, क्षय रोग, मलेरिया, डेंगू, कोविड-19। ठीक है, ये क्या होते हैं? हैजा बैक्टीरिया के द्वारा होता है, पानी से होता है। ठीक है, बैक्टीरिया। क्षय रोग TB 24 मार्च को मनाया जाता है वो